सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लेक्चर है द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर की बुक के एतबार से कहूँ कि इनर मेम्ब्रेन के बारे में कितना लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन सबसे अंदर की मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म के बाहर होती है और ये इनफोल्डिंग करके मीजोसोम्स बना लेते हैं। और इसके अलावा इसका फंक्शन होता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब सेल से बाहर निकालना या सेल से अंदर करना, रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में और डीएनए रेप्लिकेशन जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं इनमें इसका काम होता है। और बस बुक में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें अगर रटे के एतबार से तो ये 4-5 बातें जो हैं वो रटा लगा लोगे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया का है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, ये कोई बातों को जो ना वो टच भी नहीं किया गया। हालांकि बुक में स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको समझने के लिए फिर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आना पड़ता है। दूसरी बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना क्यों जरूरी है, तो उसका भी लिए भी एक रीजन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम मानते हैं कि बैक्टीरिया में जो सेलुलर एनवेलप होता है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें स्लाइम और कैप्सूल वगैरह आते हैं। उसके बाद फिर सेल वॉल है जिसको हम तसल्ली से डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेलुलर एनवेलप which surrounds the bacterial cytoplasm is called plasma membrane। innermost layer है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और वो इस वजह से ज्यादा है कि जो हमारे पास अगर कोई भी सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या चाहे वो हमारा सेल हो, कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उस सेल को सरवाइव करने के लिए, उस सेल को जिंदा रहने के लिए बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है। बाहर से मतलब उस सेल के अंदर कोई वेस्ट बन रहा होगा तो उस वेस्ट को उसने बाहर निकालना होता है। बाहर से अच्छी चीजें, अपनी खुराक, न्यूट्रिएंट्स जो कि उसको रेप्लिकेट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, बाकी प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हो गया, तो इसको या तो वो एज इट इज इन्वायरमेंट से लेता है या फिर ऐसी चीजें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट से लेता है जिससे वो सेल फिर अपने लिए जो नेसेसरी अमीनो एसिड्स वगैरह हैं वो बना सके। ठीक है, तो इसको कॉन्स्टेंटली हर वक्त किसी भी सेल को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अगर वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ना करे तो वो अपना वेस्ट बाहर नहीं निकाल पाएगा और बाहर से चीजें जो है वो अंदर नहीं ला पाएगा, तो इस वजह से वो मर जाएगा। और ये जो चीजों को, वेस्ट को, सेलुलर वेस्ट को बाहर निकाला जाता है सेल से, या फिर बाहर से न्यूट्रिएंट्स को और बाकी जो हमारे पास बेनिफिशियल चीजें हैं उनको सेल के अंदर लाया जाता है, तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर सेल हर चीज को अपने अंदर लाना शुरू कर दे तो सेल सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि सेल फट जाएगा। उसमें बहुत सारे, मतलब अगर पानी ज्यादा आ जाए या मतलब एंटीबायोटिक्स भी आना शुरू हो जाए, सब कुछ, तो बैक्टीरिया का सेल तो सरवाइव करेगा नहीं। तो उसको सरवाइव करने के लिए कुछ चीजों को लाना पड़ता है, कुछ चीजों को बाहर भेजना पड़ता है। वो सेलेक्ट करेगा कि यार ये मेरे लिए वेस्ट है, इसको मैं सेल से बाहर निकालूं, ये मेरे लिए वेस्ट नहीं है, इसको मैं सेल के अंदर रखूंगा। तो वो क्या है, वो उन चीजों में से सिलेक्ट करेगा कि मैंने कौन सी चीज बाहर निकालनी है। इसी तरह एनवायरनमेंट से भी वो चीजों को सिलेक्ट करेगा कि किस मॉलिक्यूल को मैंने अंदर आने देना है और किस मॉलिक्यूल को मैंने अंदर नहीं आने देना, कौन सा मॉलिक्यूल मेरे लिए खतरा है और कौन सा मॉलिक्यूल मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो इसके लिए वो क्या है, वो सिलेक्शन करेगा। और सिलेक्शन के लिए जो सेल के सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी एक प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़े लाइट ले लेते हैं बच्चे इसको। और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कि ये कुछ चीजों को सेलेक्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करेगा कि किस को मैंने आने देना है और किस के लिए एज अ बैरियर काम करना है।
बैरियर क्या है कि जो चीजों को अंदर आने से रोके या बेनिफिशियल चीजों को बाहर जाने से रोके, तो ये एज अ बैरियर काम करता है। इस वजह से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे ये पॉजिटिव केस में, ग्राम पॉजिटिव के केस में ये चाहे इनर मोस्ट हो, या अगर ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, वो एक अलग से बात है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है, जो सिग्नल पास होते हैं, एक सिग्नल दूसरी जगह जाता है, जो इंफॉर्मेशन पास होती है, ज्यादातर वो रिसेप्टर, ज्यादातर वो चीजें हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी होती हैं। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया के लिहाज से समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका फंक्शन भी उसके लिहाज से सबसे मेन फंक्शन है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? चीजों को, मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर निकालना, या फिर बाहर से बेनिफिशियल हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको सेल के अंदर लेके आना, ये इसका मेन फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा भी बैक्टीरिया के केस में इसके काफी सारे फंक्शन हैं, उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल्यूलर एनवेलप का जो लास्ट हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने क्या सीखा था? द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने से पहले वो लेक्चर लाजमी देखना कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, और उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो यहां पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझेंगे। तो अगर हम कंसीडर करें एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो सबसे बाहर कैप्सूल, फिर सेल वॉल, और उसके बाद इनर मेम्ब्रेन या फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो थोड़े स्पेसिफिक टाइप के हो जाते हैं कि उसमें दो लेयर्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एक हमारे पास आउटर लेयर जो सबसे ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो आती है, उसके बाद फिर सेल वॉल और फिर इनर लेयर। तो एक आउटर लेयर है जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है, और एक हमारे पास इनर लेयर होती है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको समझते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसके फॉर्म में? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तौर पर काम करता है। और उसमें हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि लिपिड्स जो है वो इसकी दीवार बनाते हैं, इसकी लेयर बनाते हैं, लिपिड बाई लेयर जिसको बोलते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था कि एक लेयर बनती है लिपिड बाई लेयर। क्या हमारे पास है? लिपिड बाई लेयर। और लिपिड बाई लेयर के मुताबिक क्या था कि हमारे पास लिपिड्स कौन से वाले लिपिड्स होते हैं जरा बताओ? फास्फोलिपिड्स। कौन से वाले थे? फास्फोलिपिड्स। और फास्फोलिपिड्स को अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास हेड पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास टेल पार्ट होता है। ऐसा ही है। और जो फास्फेट ग्रुप वाला पार्ट है, जो हेड पार्ट है, वो हमारे पास क्या होता है? हाइड्रो, पानी से क्या करेगा? मोहब्बत करने वाला है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या हमारे पास? हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये जो टेल पार्ट है ये का पार्ट होता है, ये हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिक, ये पानी से नफरत करने वाला पार्ट है, ये पानी में सोलुबल पार्ट नहीं है, पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। तो एक फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है, जिस चैप्टर 2 में भी इसको हमने समझा था कि हमारे पास फास्फोलिपिड जो है वो लिपिड बाई लेयर्स बनाते हैं, और फास्फोलिपिड में जो उसका हेड पार्ट है, जो सर वाला पार्ट है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो पानी वगैरह के साथ इंटरेक्शन करता है, जबकि जो इसका टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो पानी से सख्त नफरत करता है, पानी के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती। तो ये जो हमारे पास फास्फोलिपिड्स आपस में मिलते हैं, तो ये उस फ्लूइड मीडियम में क्या करते हैं? एक खास किस्म की कन्फर्मेशन कर लेते हैं, एक खास अरेंजमेंट में आ जाते हैं कि जिसमें उसके जितने भी हेड पार्ट्स हैं वो पानी की तरफ फेस करेंगे और जितने भी टेल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे। मतलब ये दो लेयर्स बनेगी कि ऊपर वाली लेयर जैसे ये है, ये एक हाइड्रोफिल हमारे पास फास्फोलिपिड है, तो ये हमारे पास क्या है? इसके जो हेड पार्ट है वो वाटर की तरफ शो हो जाएगा और उसका टेल पार्ट अंदर की तरफ। तो एक लीफलेट, एक लेयर ऊपर बन जाती है और एक लेयर उसी के अगेंस्ट है कि उसमें भी हमारे पास जो हेड पार्ट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं और टेल पार्ट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और इस तरीके से लिपिड एक बाई लेयर, एक दो लेयर्स वाला स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये सिंपल क्या है हमारे पास? फास्फोलिपिड्स का था। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जितना भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसका बना है? फास्फोलिपिड्स का।
ये बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाता है, चाहे वो इनर मेम्ब्रेन हो चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन हो। यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो हम उसके लिहाज से समझेंगे क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा हमारे पास मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, तो उसको भी समझेंगे और इनर को भी समझेंगे। लेकिन बेसिक हमें पता होना चाहिए कि जो लिपिड बाइलेयर होती है और उसमें कई कई जगह पर हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं या वो कहीं कहीं पर जाके चिपके हुए होते हैं। और बैक्टीरिया के केस में तकरीबन 50-50% केस होता है कि 50% इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और 50% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में। तो होप सो कि ये जो सिंपल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो समझ आ गई होगी कि इसमें हमारे पास लिपिड बाइलेयर भी होती है, प्रोटीन्स भी होती है और कई कई पर हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके साथ चिपका होता है। उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, हमने शॉर्ट चीजों को रखना है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने डिस्कस किया है कि इसके दो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक एक्स्ट्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किन बैक्टीरिया के केस में? ग्राम नेगेटिव। याद रखना, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में होती है। तो एक इसमें आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक इसमें इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, दोनों में फास्फोलिपिड्स और दोनों में प्रोटीन्स होंगी। हाँ, प्रोटीन्स डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, उनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों में लिपिड्स भी है और दोनों में प्रोटीन्स भी है। फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक और बात डिस्कस की थी कि जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, द स्पेस बिटवीन इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो हमारे पास स्पेस है ग्राम नेगेटिव की केस में, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्म या फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? द स्पेस बिटवीन द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और इसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में हमारे पास एक थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन भी होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स है जिनके दरमियान ये अगर क्रॉस पेप्टाइड बॉन्ड भी बने हुए हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन का मॉलिक्यूल है। इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हमने अलग से लेक्चर बैक्टीरियल सेल वॉल के नाम से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वहां पे तसल्ली से इसको देख लो। तो यहाँ पे उस चीज को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर भी आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीच में हमारे पास मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में सेल वॉल होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि ग्राम नेगेटिव की केस में सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है? सेल वॉल सैंडविच हुई होती है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान। जबकि ग्राम पॉजिटिव में क्या है? सेल वॉल हमारे पास आउटर सरफेस पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो ये बात जहन में होनी चाहिए। एक थिन सी पतली से हमारे पास 8 से 10 नैनोमीटर की एक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, तो उस चीज को अभी के लिए इग्नोर करो। आउटर मेम्ब्रेन का हमें पता चल गया, इनर मेम्ब्रेन का हमें पता चल गया। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और जहन में रखो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल। देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल। कोई कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो हम जब एनिमल को पढ़ते हैं, एनिमल सेल्स को पढ़ते हैं या यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो फ्लूइडिटी को कंट्रोल कर रहा होता है कि पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज्यादा फ्लूइड होना है या कम फ्लूइड होना है, ये कोलेस्ट्रॉल उसको कम वो कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होगा। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फिर बैक्टीरिया की जो हमारे पास फ्लूइडिटी है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये बात ठीक है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की जगह हमारे पास इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे इनर हो आउटर हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया का है उसमें एक और तरह का मॉलिक्यूल्स होता है, एक और तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हैप्नॉइड्स। क्या बोलते हैं? हैप्नॉइड्स। तो कोलेस्ट्रॉल की जगह बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? हैप्नॉइड प्रोटीन जो है
वो हेप्नॉइड जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की तरह का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन स्टेरॉइड है, लेकिन ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आएगी। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। हमने क्या कहा कि लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। फिर उसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने कहा था कि ये प्रोटीन्स दो तरीकों से एम्बेडेड हो सकती हैं। मतलब ये प्रोटीन्स क्या है, दो तरीकों से एम्बेडेड हो सकती हैं। एक हमारे पास होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या है हमारे पास, इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं। और एक हमारे पास होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स। नाम याद आया कहीं ना कहीं, तो ये हमारे पास प्रोटीन्स हमने उसकी टाइप्स इस तरह की भी पड़ी होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर दो तरीकों से प्रोटीन जो है एम्बेडेड हो सकती है, घुसी हो सकती है। या तो इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगी या फिर वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगी। तो अब दोनों में फर्क क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा होगा, ऐसा प्रोटीन जो कि सारे का सारा जो है वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है। जैसे ये प्रोटीन है, ऊपर आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट तक वो पूरे का पूरा हमारे पास जो प्रोटीन है वो उसके अंदर घुसा हुआ है। जैसे ये हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर है। ये क्या है हमारे पास, ये मेरे बाजू जो है वो लिपिड बाइलेयर है। तो इसी लिपिड बाइलेयर में हमारे पास ये जो प्रोटीन है वो ऐसे इस बाजू के अंदर घुसा हुआ हो और उसका एक सिरा आउटर सरफेस पे हो और एक सिरा इनर सरफेस पे हो। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड, उनको बोलोगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। उनको क्या बोलोगे, इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे कि ये वाला प्रोटीन हो गया, ये वाला प्रोटीन होगा, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे लूजली अटैच्ड होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे लूजली अटैच होती है। इंटीग्रल प्रोटीन जो है इनको अलग करना बहुत मुश्किल है लिपिड बाइलेयर से, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन को अलग करना कदरे इजी होता है। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो कि इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे साथ चिपकी हुई होती है, उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। जैसे कि ये एक रेड कलर का हमारे पास प्रोटीन है, तो ये क्या है कि बिलफर्ज ये मेरा बाजू है, ये उसका आउटर सरफेस है, ये इसका इनर सरफेस है। तो पेरिफेरल प्रोटीन इनर सरफेस के साथ जुड़ी होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़ी थी। अगर ऐसे हो तो इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसे हमारे पास इनसाइड पे जुड़ी होती हैं तो उसको फिर क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो प्रोटीन दो तरीकों से एम्बेडेड हो सकती है, या तो वो पेरिफेरल है या फिर वो इंटीग्रल है। ये बात समझ आ गई। तो अब हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं कि आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें खास किस्म के प्रोटीन्स कौन से, उसमें खास किस्म के प्रोटीन्स कौन से हैं। तो सबसे पहले इस वाले प्रोटीन पे आते हैं। हालांकि ये प्रोटीन हमने वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस में भी समझा हुआ था, लेकिन यहां भी उसको तसल्ली से समझेंगे। ये जो हमारे पास एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो हमारे पास है, इस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक नाम है, जिसमें तीन डिफरेंट हमारे पास जो मर्ज हैं, जो मोनोमर्स हैं, जो पार्ट्स हैं प्रोटीन के, वो आपस में मिलकर एक पाइप की शक्ल बना लेते हैं, एक ट्यूब की शक्ल बना लेते हैं। किस तरह, जैसे हमारे पास एक ये है, एक ये आ जाता है और एक ये आ जाता है। अब ये तीनों जो है ट्राइमर की सूरत में, इन तीनों को अगर हम यहां से देखें तो बीच में एक हॉलो सिलेंडर होता है, एक हॉलो स्पेस बच जाती है जो एक पाइप के तरीके से काम करती है। तो यहां पर भी जो हमारे पास ये प्रोटीन है, ये बेसिकली एक ट्राइमर है जिसके वो जो ट्यूब लाइक प्रोटीन बनाता है। अब ट्यूब लाइक प्रोटीन बना रहा है और एक ट्राइमर है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका बड़ा स्पेसिफिक नाम है पोरिन। ये पोरिन प्रोटीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जगह जगह पे प्रेजेंट होंगे। क्या नाम है इसका, पोरिन प्रोटीन। एक ट्राइमर है, क्या है हमारे पास, एक ट्राइमर है, मतलब तीन डिफरेंट पार्ट्स आपस में मिलके एक हॉलो सिलेंडर की सूरत में, एक ट्यूब की सूरत में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक प्रोटीन बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पोरिन प्रोटीन्स। जिसको क्या बोलते हैं, पोरिन प्रोटीन्स। और पोरिन प्रोटीन्स का बेसिक फंक्शन क्या है, तो पोरिन प्रोटीन्स जो हमारे पास बेसिक फंक्शन का ये है कि हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, उसके हर जगह से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर नहीं आ सकते। तो पोरिन प्रोटीन्स क्या है, इन पोरिन प्रोटीन्स के पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए या छोटे छोटे आयंस हो गए या इस तरह के जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो बुक में है कि उसका जो हमारे पास वेट होता है वो 600 डाल्टन से कम हो। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स का वेट इतने छोटे हो कि उनका वेट 600 डाल्टन से कम हो, तो वो छोटे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को
क्या किया जाता है, ये छोटे मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो इधर आ जाते हैं और इन यहां इस पाइप के जरिए से वो इन पोरिन प्रोटीन के जरिए से अंदर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास से बाहर की चीजें अंदर आ जाती हैं और अंदर की चीजें बाहर जा सकती हैं। तो वो वहां पर जो प्रोटीन, जो चैनल प्रोटीन, ये एज ए चैनल प्रोटीन काम करते हैं। एक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, एक चैनल प्रोटीन्स होती है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह पड़ेगी कि चैनल प्रोटीन्स क्या है और कैरियर प्रोटीन्स क्या है। तो सिर्फ सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं कि बिलफर्ज किसी शादी पे गए हुए और शादी के एंट्री के लिए एक दरवाजा है। क्या है, शादी के एंट्री के लिए एक दरवाजा है। तो तुम जाते हो, कार्ड दे देते हो या कार्ड तुम्हारे पास है, तुमको इनवाइट किया गया है। तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हो तो आगे पीछे देखते हो कि कोई बंदा है नहीं, सीधा दरवाजे से एंटर कर गए, सीधा दरवाजे से क्या कर गए, एंटर कर गए। तो वो दरवाजा एज ए चैनल काम करता है जिसमें तुम्हें वो रास्ता मुहैया करते, तुम अंदर जा रहे। लेकिन अगर ऐसा हो कि वहां पे एक बंदा खड़ा हो, जैसे ही तुम दरवाजे के पास पहुंचते हो तो बंदा तुमसे सलाम करता है, तुम्हें गले लगाता है और तुम्हारे साथ साथ चला जाता है अंदर, तुम्हें छोड़ आता है और फिर वापस आके अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। तो यहां पर भी बेसिकली तुम ही अंदर गए हो, लेकिन क्या है कि एक बंदे ने, एक स्पेसिफिक बंदा तुम्हें अंदर ले कर गया। तो इस तरीके के प्रोटीन्स जो कि स्पेसिफिकली किसी मॉलिक्यूल को पकड़कर अंदर लेकर जाएं तो दैट इज कैरियर प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करें, खुद साथ ना जाए, उनको चैनल प्रोटीन्स बोलते हैं। तो यहां पर पोरिन भी हमारे पास एज अ चैनल प्रोटीन काम करते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर आना शुरू कर देते हैं ड्यू टू पोरिन प्रोटीन्स। तो ये तो हो गया हमारे पास पोरिन प्रोटीन्स का फंक्शन। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल है उसको तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत है, जैसा कि उसको विटामिन B12 की जरूरत हो सकती है, उसको कई कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत हो सकती है, उसको अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की जरूरत हो सकती है, उसको हमारे पास बड़े बड़े न्यूक्लिक एसिड्स की जरूरत हो सकती है, उसको और किसकी जरूरत हो सकती है, उनके रिप्रोडक्शन के लिए आयरन बहुत जरूरी है तो आयरन की जरूरत हो सकती है। अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन के पूरे लिगेंड्स होते हैं। तो वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पोरिन्स के जरिए तो एंटर कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, एंटर कर ही नहीं सकते। तो फिर इस तरीके से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, जैसे यहां पे मैंने इन दो को मेंशन किया हो कि बिलफर्ज ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फिर बैक्टीरिया के अंदर कैसे एंटर करते हैं, इनकी एंट्री के लिए खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का की प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, सोल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर्स या रिसेप्टर प्रोटीन, सोल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। सोल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर्स क्या है, मतलब यहां पे ये सोल्यूट, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो इसके साथ बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद ये प्रॉपर उसको रास्ता प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सेल के अंदर चले जाएं। तो ये एज अ कैरियर प्रोटीन एक्ट करते हैं। क्या नाम है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एंट्री के लिए, उनको इंपोर्ट करने के लिए सोल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर्स वाले दरवाजे यूज होते हैं, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए पोरिन वाले दरवाजे यूज हो सकते हैं। फिर ये क्या है कि ये जो सोल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर्स है इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हर जगह एंट्री जो है वो पॉसिबल ही नहीं थी। तो फिर ये वाला जो हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं या रिसेप्टर्स हैं, ये सिर्फ इसको अंदर नहीं लेकर आते। अब देखो जैसे आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे ये बड़े मॉलिक्यूल्स, बीच में क्या है हमारे पास, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो इस पे भी डिफरेंट हमारे पास रुकावटें होती हैं, इसमें भी क्या है हमारे पास, डिफरेंट रुकावटें होती हैं। तो फिर ये रिसेप्टर जो है वो प्रॉपरली उसको इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक और किस्म का हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं टोन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, टोन बी कॉम्प्लेक्स। ये रेड वाला जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको बोलते हैं टोन बी कॉम्प्लेक्स। और ये टोन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसके थ्रू फिर वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इनर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो ये जो सोल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं आउटर मेम्ब्रेन में, वो इंटरेक्ट करते हैं टोन बी कॉम्प्लेक्स के साथ जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स है, और इसके थ्रू हमारे पास एक प्रॉपर रास्ते के थ्रू जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको साइटोप्लाज्म में ले आया जाता है, मतलब वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास
जो आउटर मेम्ब्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थी, जिसमें सॉल्यूट बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं और पोरिन प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के भी आउटर सरफेस का पार्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन के भी आउटर सरफेस का पार्ट होता है। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये जो तारें तारें सी नजर आ रही हैं ब्लू ब्लू, ये हैं हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट, हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, फाइबर्स हैं, जो कि बेसिकली बने किसके होते हैं। अब जिन्होंने भी पिछला लेक्चर लिया हुआ है उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एलपीएस की। किसकी बात कर रहा हूं, एलपीएस की। एलपीएस क्या है, लाइपो पॉलीसैकेराइड्स, लाइपो पॉलीसैकेराइड्स। अब लाइपोपॉलीसैकेराइड्स बेसिकली अब हम नाम से पता चल रहा है कि इसमें लिपिड्स भी हैं और इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको अपने जो आउटर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है उस पे शो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। अब लास्ट लेक्चर अगर किसी ने भी लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान फर्क वाला, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड भी उधर एक फर्क है, लेकिन वहां पे हमने बात की थी कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम है हमारा, जो इम्यून सिस्टम है, जो एनिमल्स का है या बिलखुसूस इंसानों का जो इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर एक खास किस्म का सिस्टम होता है, एक बैक्टीरिया को मारने के लिए खास किस्म का मैकेनिज्म है जिसको हम कंप्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। और वो कंप्लीमेंट सिस्टम का जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो बेसिकली इन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स को ढूंढ रहा होता है, और जहां पे उसको ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं वहां पे कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और इन बैक्टीरिया को मारा जाता है। तो फिर जहन में सवाल आता है कि अगर इनकी वजह से कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया को मारता है, तो फिर ये इतने जरूरी क्यों है, बैक्टीरिया इसको अपने सरफेस से खत्म क्यों नहीं करते, बैक्टीरिया खुद को इवॉल्व क्यों नहीं करते, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड इतने जरूरी क्यों है। तो उसके एक रीजन ये है कि ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं इसके काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए काम करता है। किसके लिए काम करते हैं, बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं। उसमें सबसे पहले फंक्शन जो है इन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का, इनका ये जो एलपीएस है, ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है, उसका सबसे पहले फंक्शन ये है कि ये हमारे पास बाइल साल्ट्स, क्या बाइल साल्ट्स, एंटीबायोटिक्स, क्या हो गया, बाइल साल्ट्स, एंटीबायोटिक्स, डिटर्जेंट्स एंड टॉक्सिन्स, ऐसे जहर जो कि बैक्टीरिया को मार सकते हैं, उसको वो टॉक्सिन्स की बात होगी। तो चाहे बाइल साल्ट्स मतलब हमारे पित्ते से निकलने वाला जो हमारे पास है मवाद है, ये भी बैक्टीरिया को मार देता है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार देती है, डिटर्जेंट्स बैक्टीरिया को डैमेज कर सकती हैं, टॉक्सिन्स जो है वो बैक्टीरिया को डैमेज कर सकती हैं। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं होने देते ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। क्या नहीं होने देते, एंटर नहीं होने देते ये लाइपोपॉलीसैकेराइड। इसके अलावा हमारे पास ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं ये बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो बैक्टीरिया का एनवेलप है उसको स्टेबल रखता है, उसको क्या करता है, स्टेबल होने में हेल्प आउट करता है। तो इस तरीके से कई फंक्शंस जो हैं वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के निकल आते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यही लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो एज अ एंडोटॉक्सिन्स यूज होते हैं, एज अ एंडोटॉक्सिन्स काम करते हैं। मतलब अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी होस्ट में जाएंगे तो अगर वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो ये हमारे पास जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है वो एक जहर के तौर पर काम करता है, जिसको हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं वो एंडोटॉक्सिन के तौर पर काम करते हैं। तो इसके लिहाज से ये फिर बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म भी हो जाता है, लेकिन मार भी यही से खाता है। तो इसके लिए फंक्शन, इसकी वजह से लाइपोपॉलीसैकेराइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में एंडोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट। फिर इस आउटर मेम्ब्रेन को हमारे पास इस सेल वॉल के साथ और इनर मेम्ब्रेन के साथ ज्यादा स्टेबल रखने के लिए भी खास किस्म के हमारे पास दीवारें, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनको प्रॉपर स्टेबल रखते हैं। ये जो मैंने रेड रेड से बनाई हुई है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन्स, बोरॉन्स लाइपोप्रोटीन्स इनका नाम है स्पेसिफिक, जो कि इनको आपस में स्टेबल रखने के लिए काफी जरूरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें लिपिड बाइलेयर थे और कई किस्म के प्रोटीन उसमें एम्बेडेड थे, कई किस्म के प्रोटीन्स उसमें एम्बेडेड थे। अब दो प्रोटीन्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है हमारे पास, पेरिप्लाज्मिक
स्पेस है। वो क्या है हमारे पास? पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाद हमारे पास फिर एक इनर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये इनर लेयर दोनों में प्रेजेंट है, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों में हमारे पास इनर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और अब भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी स्ट्रक्चर वही है जो आउटर है, मतलब वही लिपिड बाइलेयर है, वही फास्फोलिपिड्स हैं जो कि एम्फीटेरिक है या एम्फीपैथिक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं, वो एक बाइलेयर बना देते हैं, सब कुछ ठीक है। इस इनर लेयर, ये वो लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म को कवर करती है। बैक्टीरियल जो साइटोप्लाज्म है उसको बेसिकली जो लेयर कवर कर रही होती है, जो उसकी हिफाजत कर रही होती है, वो हमारे पास इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है। क्या है हमारे पास? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है। मतलब इस लेयर के बाद हमारे पास बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल राइबोसोम्स है, वो सारी चीजें इसके बाद है। तो ये हमारे पास इनवेलप का आखिरी पार्ट है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन लेयर बोलते हैं। इसमें भी खास किस्म के हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको डिस्कस करना लाजमी है। वो प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन्स इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और उसमें सबसे पहले अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो बिलफर्ज कौन कौन से प्रोटीन्स, एक हमारे पास मैंने 2-3 किस्म के डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बिलफर्ज शुरू करते हैं, इस प्रोटीन से शुरू करते हैं। किस प्रोटीन से? ये एक प्रोटीन है, एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है, और बिलफर्ज मैं इसको नाम दे देता हूं एटीपीएस। क्या नाम दे देता हूं? एटीपीएस। एटीपीएस पूरा कॉम्प्लेक्स है। अब एटीपीएस के लिए अगर नाम कहीं से नहीं याद आ रहा तो जो 4th चैप्टर है, बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, उसको थोड़ा सा रिकॉल करो। वहां पे एक प्रोसेस था कीमियोस्मोसिस। क्या प्रोसेस था? कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस क्या थे? एटीपी की जनरेशन, एटीपी का बनना। अब एटीपी क्या है? एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी की करेंसी है। एटीपी के साथ ही ज्यादातर काम होते हैं। मुख्तलिफ काम अगर सेल ने करने हैं तो वो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और सेल जो है एक लिविंग सेल एज अ एनर्जी हमारे पास यूज करते हैं एटीपी। और अगर हम बायोएनर्जेटिक्स वाला ही चैप्टर रिकॉल करें तो वहां पे क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जो स्पेस थी, दो जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर और आउटर लेयर के दरमियान स्पेस थी, तो उस स्पेस में क्या था कि कुछ हमारे पास हाइड्रोजन पंप्स थे। क्या थे हमारे पास? प्रोटॉन पंप्स थे, या इसको इफ्लेक्स पंप्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के से पंप्स थे, और वो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के उसमें बीच में जो मैट्रिक्स था उससे प्रोटॉन उठा के स्पेस में भेजते थे। प्रोटॉन उठा के क्या करते थे? स्पेस में भेजते थे। फिर वही प्रोटॉन वापस जब आते थे उससे एटीपी प्रोड्यूस होती थी। कीमियोस्मोसिस वाला सारा प्रोसेस होता था। अब क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कीमियोस्मोसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन तो करनी है, बैक्टीरिया को एटीपी तो बनानी है, बैक्टीरिया को एनर्जी तो बनानी है। तो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी कैसे बनाता है? वो इस तरीके से बनाता है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हाइड्रोजन आयंस बन रहे होते हैं, प्रोटॉन जिसको बोलते हैं। क्या बन रहे होते हैं? हाइड्रोजन आयंस। फिर ये हाइड्रोजन आयंस पंप्स के जरिए, प्रोटॉन पंप्स के जरिए यहां पे इकट्ठे होते हैं। मतलब आउटर में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके आउटर पार्ट पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब यहां पे ये इकट्ठे होते हैं तो अब यहां पे क्या है कि यहां पे बन रहा है ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है बैक्टीरिया का, यहां पे प्रोटॉन आयन ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या है? यहां पे प्रोटॉन आयन ग्रेडियंट बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास? है प्रोटॉन आयंस ग्रेडियंट, या H पॉजिटिव ग्रेडियंट बन रहा है। ग्रेडियंट मतलब एक साइड पे H पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं, दूसरे साइड पे कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फिर यही प्रोटॉन आयंस जो है यहाँ पे खास किस्म का प्रोटीन होता है, एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसको एटीपीएज एंजाइम बोलते हैं, और उस एटीपीएज के थ्रू 3 प्रोटॉन जो है वो इसके थ्रू वापस आते हैं। किसमें? वापस आ जाते हैं हमारे पास बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो इन प्रोटॉन ग्रेडियंट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी यूज होती है एक एडीपी मॉलिक्यूल को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ ऐड करने के लिए, और इसके नतीजे में हमारे पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाता है।
तो यहां से एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसके लिए एटीपीएज एंजाइम्स यूज होते हैं। और वो एटीपीएज एंजाइम्स क्या है, वो एक ग्रेडियंट बनाते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, और उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाद एटीपीएज एंजाइम्स के जरिए वो एटीपी बना रहे होते हैं। तो यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द क्या है, बैक्टीरिया है, वही एनर्जी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, वही हमारे पास एटीपी या रिस्पायरेशन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इस तरीके से ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके लिए इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं, और वो सारा मैकेनिज्म जो है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अकर हो रहा होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक मिसाल। दूसरे मिसाल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो रेड वाला हमारे पास प्रोटीन था, अब ये क्या है, टोन बी कॉम्प्लेक्स है, जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए रास्ता बनाता है और उसको साइटोप्लाज्म के अंदर लाता है। इस तरीके से हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो चीजें अंदर से बाहर जाती हैं या बाहर से अंदर आती हैं, तो उसके लिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं। उन्हीं में से एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जिसको मैं बोलूंगा, नाम दूंगा एबीसी ट्रांसपोर्टर। क्या नाम दूंगा, एबीसी ट्रांसपोर्टर। अब ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है, अगर इसका मैं फुल नेम लिखूं तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर्स क्या है हमारे पास, एबीसी है हमारे पास एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स। अब ये होता बेसिकली क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा सा सही से समझाऊं, तो जो ट्रांसपोर्ट होती है ना हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो डिफ्यूजन के जरिए भी हो सकती है, चाहे वो हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन हो, चाहे वो हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो। पैसिव डिफ्यूजन क्या है, सिंपल जो डिफ्यूजन होती है कि अगर एक जगह पर कुछ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी जगह पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ आएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे यहां पर मेरे पास कोई स्प्रे वगैरह है, तो मैं इसको यहां पे स्प्रे करता हूं, यहां पे जब मैं स्प्रे करता हूं तो इस एरिया में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, जबकि मेरे नाक वाले एरिया में कंसंट्रेशन कम है, तो वो खुद डिफ्यूज होके मेरे नाक तक आएंगे और मेरे बॉडी में एंटर होंगी, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो ये सिंपली खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाती है। इसको डिफ्यूजन वाला प्रोसेस के बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। तो उसके लिए तो ये मेम्ब्रेन भी होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसेस के लिए और वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस स्लो होता है, इसका जो रेट है वो बहुत स्लो है। इसी डिफ्यूजन की एक और टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा वाला है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। एक पैसिव डिफ्यूजन था, दूसरा हमारे पास क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, लेकिन यहां पे फैसिलिटेट हो रहे, जैसे पोरन वाले थे, वहां पे क्या है कि खास मॉलिक्यूल्स के लिए रास्ता प्रोवाइड किया जाता है, उस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया जाता है। तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, चाहे वो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हो, चाहे वो हमारे पास चैनल प्रोटीन्स के थ्रू हो, लेकिन जब प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाए, खास किस्म के प्रोटीन्स डिफ्यूजन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरीके के डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एक तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट चीजों की मुमकिन है। दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो होता है कि हम चीजों को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करें। अब एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम सेल की एनर्जी यूज करके एक चीज को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करें। खास तौर पर मिसाल, ये जो एटीपी के यहाँ पर प्रोटॉन आयंस थे, उसको जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटॉन ज्यादा है, तो खुद ब खुद नीचे से कोई प्रोटॉन ऊपर नहीं जाएगा। तो उसके लिए, या इस तरीके से और जो कोई मॉलिक्यूल्स है कि उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी वहां पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम अंदर से उसको बाहर लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी एनर्जी की, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो एटीपी की एनर्जी हो, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में किसी न किसी मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है। प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका पार्ट है एटीपी बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन्स।
अब ये क्या करते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है वो बाहर से चीजों को अंदर ला रहे होते हैं, लेकिन एक्टिवली। लेकिन कैसे ला रहे होते हैं? एक्टिवली। इसकी खास एग्जांपल है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की। अब ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं कि वहां पे न्यूट्रिएंट्स कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं होते। तो क्या है कि बैक्टीरिया की कोशिश होती है कुछ ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले। तो हो सकता है उसके पास ऑलरेडी क्या है, उसके पास ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा हो, उसके पास ऑलरेडी लैक्टोज ज्यादा हो, लेकिन फिर भी अगर उसको एनवायरनमेंट में लैक्टोज मिलेगा तो उसको अंदर लाने की कोशिश करेगा। मतलब बाहर लैक्टोज कम है, अंदर प्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में लैक्टोज ज्यादा है, लेकिन फिर भी लैक्टोज अगेंस्ट द ग्रेडियंट आ रहा है, तो उस लैक्टोज को अंदर लाने के लिए एटीपी खर्च करेगा। हमारा जो सेल है बैक्टीरिया का वो एनर्जी खर्च करेगा, लेकिन बाहर से लैक्टोज को अंदर लाएगा। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर, जो दरवाजे यूज होते हैं उसको एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन्स। के जैसे यहां पे लैक्टोज था, क्या था हमारे पास? लैक्टोज था। तो वो लैक्टोज जो है वो एबीसी ट्रांसपोर्टर के जरिए अंदर आ जाता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। और यहां पे ये एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है, इस तरह के जो हमारे पास पोर्ट होते हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, इनका एक खास किस्म का नाम है यूनिपोर्टर्स। यूनिपोर्टर्स क्या है? यूनिपोर्टर्स। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि उसमें एटीपी अगर यूज ना हो लेकिन कुछ आयंस यूज होते हैं, और उस आयंस की एनर्जी, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लाया जाता है, या बाज दफा अंदर से बाहर मान एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इंपोर्ट भी किया जाता है। उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके अगर मैं छोटी सी हमारे पास एक इलस्ट्रेशन बता दूं तो बिलफर्ज ये हमारे पास एक प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और ये एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अंदर लाना चाहता है। तो ये क्या है कि इस मॉलिक्यूल के साथ एक आयन को बाइंड कर देगा, एक आयन को क्या कर देगा? बाइंड कर देगा। तो इस तरीके से वो आयन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूज करके इस मॉलिक्यूल को अंदर लेकर लाया जाता है। वो आयन भी अगर अंदर आ जाए, वो आयन भी क्या हो, अब इसमें भी दो तरह के फिनोमिना इन्वॉल्व हैं। अगर उस मॉलिक्यूल के साथ आयन भी अंदर आ जाए, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मॉलिक्यूल जो फॉरेन मॉलिक्यूल है वो भी अंदर आ रहा है और आयन भी अंदर आ रहा है, तो इस तरीके के दरवाजों को बोलते हैं सिम्पोर्टर्स। क्या बोलते हैं? सिम्पोर्टर्स। क्या बोलते हैं? सिम्पोर्टर। और अगर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हों, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि जब उसको मॉलिक्यूल अंदर लाना होता है, उसको मॉलिक्यूल क्या करना होता है? अंदर लाना होता है, तो वो अंदर से एक आयन को बाहर निकालता है। अंदर से एक आयन को क्या करता है? बाहर निकालता है। मतलब मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, आयन बाहर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस तरीके के दरवाजों को, इस तरह के प्रोटीन्स को हम बोलेंगे एंटीपोर्टर्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोर्टर्स। तो इस तरीके से यूनिपोर्टर्स, सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स कभी कभी आ जाते हैं, तो वो चीज जहन में होनी चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट होते हैं। प्राइमरी में हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। क्या हमारे पास? एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो इस तरीके से हमारे पास इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कई किस्म के जो काम है वो अकर हो रहे होते हैं। जो काम है वो क्या हो रहे होते हैं? अकर हो रहे होते हैं। और फिर हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास एबीसी ट्रांसपोर्टर्स भी हो गए। हमारे पास ये इंटीग्रल प्रोटीन का मैंने यहां पर भी एक पार्ट बनाया था कि ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन है जो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ये डिफरेंट फंक्शन में कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा होगा। तो हम जब ज्यादा उसमें डेप्थ में जाते हैं तो फिर उसको हम ज्यादा सीखने का हमें मौका जो है वो मिल जाता है। लेकिन ये कुछ कुछ बातें थी जो कि बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट और उसके लिए जरूरी थी। तो यहाँ पे बताने का मकसद क्या था कि जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन और इस तरीके के और जो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी हमारे पास बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। उसमें भी क्या होता है? बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो ये तो हो गई एक बात। एक हमारे पास बात और है जिसको समझना जरूरी है कि बिलफर्ज ये एक बैक्टीरिया है,
क्या है हमारे पास, एक बैक्टीरिया है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूं कि ये एक बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ फोल्ड होना, कई जगह जगह पे अंदर की तरफ क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड हुआ हुआ होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वर्जिनेट हुआ होता है, इनफोल्ड हुआ होता है, और इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको बोलते हैं मीजोसोम्स। उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स। और ये मीजोसोम्स भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी थे ना, वो भी अंदर की तरफ फोल्ड हुए होते थे और उसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो अकर होते थे। तो इस तरीके से जो मीजोसोम्स है, खास तौर पर इसमें हमारे पास जो रिस्पायरेशन है, जो हमारे पास ये वाला प्रोसेस है, ये काफी ज्यादा अकर होता है। ये काफी ज्यादा सेलुलर रिस्पायरेशन वगैरह जो है वो मीजोसोम्स के अंदर अकर हो रही होती है। लेकिन फिर भी इस पे काफी मतलब हाइपोथेसिस बनते हैं। कुछ कहते हैं कि मीजोसोम जो है वो लिविंग पार्ट नहीं है, मतलब लिविंग सेल का पार्ट नहीं होते, लेकिन अगर बैक्टीरिया किसी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाए या उनको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे या उस पर कोई हीट आना शुरू हो जाए, इस तरीके से कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, तो तब हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की है वो फोल्ड आ जाती है और मीजोसोम्स बन जाते हैं। और नॉर्मल जो हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, नॉर्मल कंडीशन, उसमें मीजोसोम्स नहीं बनते। ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, उसको कोई प्रूव करता है, कोई डिसप्रूव करता है। कोई कहता है लिविंग जो सेल है उसका पार्ट नहीं होता, कि जब स्ट्रेस कंडीशन वगैरह आ जाए तब ये इनफोल्डिंग बनती है। जैसे अगर इसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करें तो उसकी वजह से हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो उसके सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिचक जाती है और मीजोसोम्स बन जाते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा जो है वो थ्योरीज, वो बात का काम है कि कौन सी थ्योरी सही है कौन सी नहीं है, लेकिन मीजोसोम्स का भी पता होना चाहिए कि वो भी एक्चुअली में इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है रिस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेसेस में। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होती हैं, इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मीजोसोम्स होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, उसमें कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और उन प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शन है, ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस है, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा टच किया है, किसी चीज़ के डेप्थ में नहीं गए। तो होप्स हो के लेक्चर की काफ़ी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।